निर्धारित होंगे, कितना देंगे, क्या देंगे, वो राष्ट्रपति तय करेगा। लेकिन उसको जो वेतन दिया जाएगा वो दोनों राज्यों की संचित निधि से दिया जाएगा। माना मैं उत्तराखंड का राज्यपाल हूं और मेरे को ही उत्तर प्रदेश का जिम्मा भी दिया हुआ, कार्यभार दे रखा है, तो मेरी जो सैलरी होगी वो यहां से भी और वहां से भी, और वो डिपेंड करता है उस राज्य पे। जैसे यूपी बड़ा राज्य है तो वहां से ज़्यादा देंगे, यहां से थोड़ा कम देंगे, है ना। पर लेकिन कितना देना, क्या देना, अगर ऊपर देना है, जो वेतन कितना है राज्यपाल का भी 3.5 लाख, अगर माना ज़्यादा देना है या इससे ज़्यादा देना है, 2 राज्यों के लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं लिखा हुआ संविधान में, वो राष्ट्रपति तय करेगा कितना देना, क्या देना है। लेकिन 2 के लिए काम कर रहा है तो दोनों के संचित निधि से दिया जाएगा, सीधी बात है। पेंशन तो वहीं से दिया जाएगा जहां के लोग प्रॉपर राज्यपाल था, वो तो कार्यभार दिया गया ना उसको वहां का। सुन रहे हो ना मेरी बात? पेंशन 2 से क्यों देंगे, और पूरा परमानेंट थोड़ा ना रखते हैं ऐसा, वो तो कुछ समय के लिए कार्यभार दे सकते हैं, मतलब पूरे 4 साल 5 साल रहेगा राज्यपाल तो 5 साल के लिए दोनों के लिए थोड़ा ना रखेंगे, तब तक तो नियुक्ति होकर के नया राज्यपाल आ जाएगा वहां पे, ये व्यवस्था है। सुन लो 2008 में कहाँ लिखा हुआ है? बुक में पढ़ा? मेरे को दिखाना जरा एक बार, ठीक है, मेरे को दिखाना कौन सी बुक पे पढ़ा था। 2008 में तो नहीं हुआ होगा यार, मैंने तो 2008 के बाद ही पढ़ाना शुरू किया, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा ऐसा, है ना। लेकिन जैसे मैंने, हाँ चलो बताओ जरा, और कुछ पूछना है बताओ। हो गया। विधान परिषद में पता है कैसे कैसे सदस्य चुने जाते हैं? विधानसभा में बता सकता हूं मुझे पूरा? आर्टिकल 171 क्या था? विधान परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं? कितने मनोनीत होकर आते हैं? कौन मनोनीत करता है? विधान परिषद में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? अब भी पढ़ा तुमने भाई। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 40। और विधानसभा में मैक्सिमम और मिनिमम 60। चलो हो गया, फिर पॉलिटी खत्म है। अगर हम पढ़ाते ना तो आज भी खत्म नहीं होता वो, हमारा 2 दिन और लगता, क्योंकि विधानसभा विधान परिषद में बहुत, तभी हमने दिया डिमरी सर को, मैंने कहा तुम नहीं उठाओ इसे, क्योंकि हमारा बस का नहीं है। देखिए आज बात करते हैं ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में सबसे पहले बात करते हैं कि भूगोल जो होता है ये 3 भागों में बांटते हैं बच्चे। एक तो हम बांटते हैं जिसे हम कहते हैं विश्व भूगोल। क्या कहते हैं? विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। सुन लो मेरी बात। एक आपका होता है इंडियन ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं? इंडियन ज्योग्राफी, या जिसे हम कहते हैं भारतीय भूगोल। और विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, और एक अगर मैं बात करता हूं इसी में मैपिंग की भी बात करते हैं। वैसे मैपिंग भी विश्व में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आर्यभट्ट, या जिसमें हम बात करते हैं भौतिक भूगोल। कौन सा भूगोल? भौतिक भूगोल, मतलब जिसे हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी बच्चे, ठीक है ना। वर्ल्ड भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे विश्व के अंदर कितने महाद्वीप हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं। विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं उनके बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि 7 महाद्वीपों के बारे में क्या, कैसा, किस तरह से है। लेकिन जो हम बात करते हैं भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम पर्वत, पहाड़, पठार, ज्वालामुखी, भूकंप, नदियां, नाले, उदय वगैरह जो भी हैं, ये सारा हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी केवल भारत की ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं इसमें, कि इंडिया के अंदर भारत का ज्योग्राफिकल विस्तार क्या है, भारत में
भूगोल में भारत की नदियां, भारत के सब चीज, फिजिकल भी सब चीज इसके अंतर्गत आता है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले, ये बहुत बड़ा टॉपिक है सिलेबस, लेकिन आज जो हम बात करेंगे, हम सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चे आपका इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रुप सी में ज़्यादातर इंडियन से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले बात करेंगे आज किसका, तो देखिएगा भारतीय भूगोल की मैं बात करूंगा। पहले किसकी बात करूंगा? पहले भारत का भूगोल। और देखिएगा जो भारत का भूगोल है आराम से समझना है, ठीक है ना। पहले भारत का ही परिचय चलेगा। तो भारत का भूगोल बच्चे सबसे पहले क्या होता है, देखिएगा भारत की स्थिति एवं मापन क्या है, मतलब कि भारत के भूगोल के अंदर का जो मैं बात कर रहा हूं, हम सबसे पहले भारत की लोकेशन क्या है, भारत की स्थिति क्या है और इसका महत्व क्या है, मतलब इसका इंपोर्टेंस क्या है भारत का, मतलब ये चीजों के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो भारत भूगोल के अंतर्गत मैंने क्या कहा, मैंने कहा भारत के भूगोल के अंतर्गत किसकी स्थिति बच्चे, भारत की स्थिति कहां पे है, भारत की लोकेशन कहां पे है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आर्य बसवन। तो भारत की स्थिति एवं भारत का क्या बच्चे महत्व, क्या इंपोर्टेंस है, मतलब इसके वहां पे, ठीक है ना। लेकिन इसमें याद रखना कि भारत की स्थिति हम दो प्रकार से देखते हैं, और भारत की स्थिति जो दो प्रकार से देखते हैं, दो प्रकार से इस तरह से बच्चे की भारत की स्थिति विश्व में कहां पे है, कैसा है, विश्व के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। और दूसरा अगर मैं बात करता हूं महाद्वीपीय स्थिति के आधार पर बच्चे, कॉन्टिनेंट के आधार पर बात करता हूं, किसके आधार पर, महाद्वीपीय के आधार पर या कॉन्टिनेंटल लोकेशन के आधार पर, मतलब कौन से महाद्वीप में और कहां पे उस महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है। तो भारत की स्थिति अगर बात करता हूं विश्व में कहां पे है, कैसे है, और महाद्वीप के आधार पर बात करता हूं तो महाद्वीपीय स्थिति के आधार पर और विश्व की स्थिति के आधार पर। लेकिन जो विश्व में अगर हम बात करते हैं, जो विश्व में भारत की स्थिति की बात करें, ये हम भारत में विश्व में स्थिति कैसे बचे, इसे हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर के आधार पर। जो अक्षांश मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के आधार पर कि भारत का विस्तार अक्षांश में कहां है और देशांतर में कहां पे है। तो याद रखना भारत विश्व में किस आधार पर इसकी स्थिति देखते हैं, अक्षांशीय आधार पर बचे, बोले ना, अक्षांश, सॉरी, किस आधार पर देखते हैं, अक्षांशीय आधार पर हम इसको देखते हैं। सुन रहे ना मेरी बात, अक्षांशीय। और दूसरा क्या होता है, देशांतरीय आधार पर हम इसकी बात करते हैं। अभी बताएंगे सब लोग, सब चीज आपको, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, भारत के संदर्भ में मैं बात करूंगा। और महाद्वीप की स्थिति मतलब कि कौन से महाद्वीप में है और कहां पे है, ये क्या स्थिति यहां पे, क्या महत्व इसका यहां पे है, मतलब समझ गए ना मेरी बात। तो भारत के भूगोल के बारे में मैंने कहा भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में, या विश्व में भारत की स्थिति कहां पे है, और विश्व में नहीं तो दूसरा कौन सा महाद्वीप में कहां पे है, और विश्व के अंदर कौन से अक्षांश और देशांतर के आधार पर हम विश्व में इसकी लोकेशन या स्थिति के बारे में बता करते हैं। समझ गए ना मेरी बात। अब देखिएगा जो बच्चे क्या होता है, ग्लोब होता है, सुना है ना, ग्लोब देखा भी होगा। तो ग्लोब में भारत की स्थिति की बात करते हैं, मतलब तो ग्लोब में भारत की स्थिति कैसे है, क्या है, कहां पे है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको क्या बताऊंगा, पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करूंगा। तो यहां पे देखना ग्लोब पर अगर भारत की स्थिति देख लीजिएगा, ग्लोब पर भारत की क्या है स्थिति, और ग्लोब पर भारत की स्थिति की अगर बात करते हैं तो यहां पे देखिएगा, एक तो हम बात करते हैं अक्षांश और एक हम बात करते हैं, समझ जाते ना हिंदी में, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड कहते हैं, और दूसरा हम क्या कह रहे हैं बच्चे, देशांतरीय, देशांतरीय स्थिति क्या है। सबसे पहले आपको समझना कि अक्षांश क्या होती है, पहले लैटिट्यूड लाइंस क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये क्या है बच्चे, पृथ्वी है, क्या है ये, पृथ्वी है। और पृथ्वी जो है, अगर इसमें मैं बात करता हूं पृथ्वी के बीचों बीच बच्चे यहां पे एक है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस होती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। इसका जो ये वाला भाग, उत्तर वाला भाग है, इसको हम कहते हैं बच्चे उत्तरी गोलार्ध। बोले क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध का मतलब जिसे हम कहते हैं नॉर्थन होमोस्फीयर मतलब। और इसका जो 0 डिग्री के नीचे है बच्चे,
इसको हम कहते हैं बच्चे क्या गोलार्ध? इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए पूरे पृथ्वी को कितने गोलार्धों में हम बांटे पहले, बोलो बच्चे। तो पूरे पृथ्वी को गोलार्धों में अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसे कितने गोलार्धों में बांटे हैं? दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है ना। अब इसके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखो मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, यहां पे मेन अक्षांश क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्या काम है मतलब। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या नाम दे रहे हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। या इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। मतलब एक ही नाम है सारे। भूमध्य रेखा बोलो, विषुवत रेखा बोलो, इक्वेटर बोलो, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलो, जो पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बांटने का काम कर रही है। अब मैंने कहा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो अक्षांश रेखा क्या होती है? ऐसी काल्पनिक रेखाएं, देखो होती नहीं, रियल में नहीं होती है, ये अध्ययन करने के लिए ग्लोब पर खींची जाती है मतलब। तो अक्षांश रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो इक्वेटर के, जो विषुवत रेखा के या 0 डिग्री रेखा के समांतर खींची जाती है, पैरेलल खींची जाती है, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समझ गए ना मेरी बात? तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत रेखा के या इक्वेटर के क्या होती है बच्चे? पैरेलल खींची जाती है। इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, या लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बस। लेकिन ध्यान देना कि पृथ्वी पर टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या की अगर बात करते हैं तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या बच्चे 179 होती है। कितनी होती है? 179। 179 कैसे होती है ये देखेगा, मैं बात करता हूं यहां से, और यहां से जब आप देखेगा अगर बात करें तो यहां से बच्चे अगर आप यूं जा रहे हैं तो ये यूं जा रहे हैं तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है ना। बोलो भाई, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये 90 डिग्री का उत्तरी गोलार्ध में जो एंगल बन रहा है, याद रखना जो अक्षांश रेखाएं होती हैं प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है। मतलब कितने डिग्री पर? प्रत्येक 1 डिग्री पर क्या होगी? एक अक्षांश रेखा होगी। 1 2 3 4 5 6 7। और आपको बताइए ये बच्चे पृथ्वी के क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? पोल होते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया है और ये आपका साउथ पोल हो गया है। सुन रहे हो ना मेरे बात? उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। और ये कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। अब आप बताइए प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है तो 90 डिग्री पर कितनी अक्षांश रेखाएं होगी? 90। बोलो ना। और नीचे भी 90। तो याद रखेगा यहां पे मैं बात कर रहा था कि 90 उत्तर में होगी और 90 दक्षिण में होगी, लेकिन एक तो 0 डिग्री भी तो है। बोलो, तो 0 डिग्री भी है तो +1 होगी। ये कितनी बन रही है? 181 बन रही है ना टोटल। बोलो ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन ये तो अक्षांश रेखाएं, लेकिन अगर अक्षांश वृत्तों की बात करता हूं, लैटिट्यूड सर्किल की मैं बात कर रहा हूं, तो याद रखना बच्चे जो ध्रुव वाले पार्ट होते हैं ना, इनको हम नहीं लेते हैं। इसको हम क्या है? रेखाओं में नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा कि जो ध्रुव वाले पार्ट होते हैं इसको हम बिंदु मानते हैं, इसको हम कोई रेखा नहीं मानते हैं। बोलो ना बच्चे, सुन रहे हो ना मेरी बात? इसीलिए 181 - 2 चले गया तो कितना बच गया है? 179 बच गया ना। तो टोटल आपसे बात सीधा सीधा पूछता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। वैसे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या बच्चे 181 होती है, लेकिन अक्षांश वृत्तों की संख्या की बात करता हूं 179 होती है। लेकिन एग्जाम में वो वृत्त नहीं बोलता, वो सीधे पूछता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो अक्षांश रेखाएं 179 मार दीजिएगा। बोले ना, समझ गए? क्योंकि ध्रुव वाला पार्ट हमने क्या माना? पॉइंट माने, बिंदु माने हैं, इसलिए इसको कोई रेखा नहीं माना है। इसीलिए काल्पनिक रेखाएं तो यहां तक है, 90 तक है, क्योंकि 89 ऊपर हो गया और 89 नीचे हो गया, +1 हो गया तो 179 हो जाता है बच्चे। बोलो ना, एक एक कम हो गई है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है भाई, प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती,
और किन्हीं भी दो अक्षांश रेखा के बीच की डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को बच्चे क्या कहा जाता है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। आप कई बार पढ़ते हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। मतलब कटिबंध का मतलब जिसे हम क्या कहते हैं? जोन कहते हैं बच्चे, बोलो ना। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कह रहे हैं? कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं, बोले ना, सुन रहे ना? जैसे ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, कटिबंध, समझ गए ना? लेकिन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करता हूं, किन्हीं भी दो अक्षांश, क्योंकि सब बराबर दूरी पर है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच में बच्चे अगर दूरी की बात करते हैं तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, याद रख लीजिएगा। और आपको पता है कि अक्षांश रेखाएं हर जगह क्या होगी? बराबर डिस्टेंस पर होगी, समांतर खींची गई है, बोले। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। आपको ध्यान रखना है बच्चे, बोले ना। अब आपसे पूछेगा कि अक्षांश रेखाओं का मेन कार्य क्या होता है, क्यों खींची गई, ये मतलब है। तो याद रखना, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं बच्चे किसका निर्धारण करती हैं? अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर जलवायु का निर्धारण करती है। किसका? जलवायु का, व तापमान का निर्धारण करती है, बोलो ना। किसका निर्धारण करती है? जलवायु का और तापमान का निर्धारण करते हैं कौन? अक्षांश रेखाएं, बोलो ना। आप खुद देखिएगा, जब विषुवत रेखा से, इक्वेटर से अगर ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे नॉर्थ पोल की ओर चाहे साउथ पोल की ओर, जब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर, तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो गर्मी होती है, सबसे ज्यादा जो तापमान होता है, वो विषुवत रेखा पर होता है, इक्वेटर पर होता है। इक्वेटर से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है और दक्षिणी ध्रुव में जाने पर तापमान में कमी आती है, क्योंकि ध्रुव हमेशा बर्फ से लदे रहते हैं। आरे बस, तो इसीलिए ये क्या है बच्चे, जो यही अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण कर रही हैं? ध्रुवों का, सॉरी, तापमान का निर्धारण कर रही है या जलवायु का निर्धारण कर रही है, बोले ना। साथ में अगर मैं बात करता हूं, ये अक्षांश रेखाएं तापमान, जलवायु के अलावा बात करें, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी विविधता सुना होगा आप लोगों ने। जैव विविधता का भी निर्धारण करने का काम कौन करते हैं? अक्षांश रेखाएं, बोलो ना। कैसे? अक्षांश रेखाएं इस आधार पर जैव विविधता का निर्धारण करती हैं क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा गर्मी है, सबसे ज्यादा तापमान होता है। तो जहां पर तापमान सबसे ज्यादा होगा, गर्मी सबसे ज्यादा होगी, वहां पे क्या होगी बच्चे? वाष्पीकरण भी सबसे ज्यादा होगा, बोले ना। और वाष्पीकरण सबसे ज्यादा हो रहा है तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, संघनन की क्रिया होगी, संघनन की क्रिया होगी तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। तो जहां पे जितनी ज्यादा गर्मी है वहां पे उतनी ज्यादा वर्षा हो रही है, और वर्षा हो रही है तो जहां पे पानी पर्याप्त मात्रा में है पृथ्वी पर, वहां पे वन भी बहुत घने जंगल होंगे, चौड़ी पत्तियों वाले वन होंगे, बहुत घनी वनस्पतियां होगी, बोले ना। तो इसीलिए विषुवत रेखा पर जैव विविधता की दृष्टि से भी क्या है? संपन्न क्षेत्र है। आर्य विषुवत रेखा पर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा इक्वेटर पर पाई जाती है, विषुवत रेखा पर पाई जाती है, बोलो ना बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यहां पे तापमान तो आपने देख लिया परिवर्तन होता है, ठीक है ना, या अगर बात करते हैं दिन और रात में भी क्या होता है बच्चे, दिन और रात की अवधि में जो अंतर होता है वो भी इसी के कारण हो रहा है। अक्षांश के आधार पर हम बात करते हैं, दिन और रात की अवधि आप देखोगे, जब ध्रुव पर जाते हैं आप बोलते होंगे कि सर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात है, दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने का दिन और रात होते हैं। वो 6 महीने की रात और दिन क्यों होते हैं वो भी हम बताएंगे आप लोगों को, सुन रहे ना। तो आपने देखा कि अक्षांश रेखाएं मेन आपने देख लिया, बोले ना। तो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया जानना था। अब देखिएगा, यहां पे बात करते हैं आगे। अब देखिएगा ये क्या है, ये फिर सॉरी ये क्या है? ये पृथ्वी है बच्चे। क्या है? ये पृथ्वी है। फिर देखिएगा बार, अब ये क्या कहा था मैंने, अब पता चल गया, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के जब आप उत्तर में जाते हैं यहां पे और दक्षिण में आते हैं बच्चे यहां पे, सुन रहे हो मेरी बात? तो ये जो उत्तर में गए हैं ये नॉर्थ में बच्चे 23.5 डिग्री पर है, बोलो ना। कितना डिग्री नॉर्थ है और ये कितना डिग्री साउथ है? 23.5 डिग्री साउथ है, दक्षिण मतलब, बोलो ना। तो जो ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये तो आप जान गए थे।
लेकिन विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर यही बच्चे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा कहां होगी? उत्तरी गोलार्ध में। और यहीं पे बच्चे नीचे अगर मैं बात करता हूं दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगी, बोले ना, मकर रेखा होती है। आरे बस तो देखिएगा 0 से 23.5 डिग्री उत्तर कर्क और 0 से 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी रेखा है? मकर रेखा होती है। समझ गए ना? अब यहां पे मैं बात करता हूं फिर ऊपर ये वाला भाग और ये वाला भाग, सुन रहे हो ना मेरे पास? ये बच्चे अगर मैं बात करता हूं ये 66.5 डिग्री पर है। कितना डिग्री है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ये कौन सी अक्षांश रेखा हो गई? 66.5 डिग्री साउथ। अक्षांश रेखाएं तो है ये भी, बोलिए। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? आर्कटिक सर्किल कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। तो बताए आर्कटिक वृत्त कितना डिग्री पर है? बोले। और अंटार्कटिक वृत्त की बात करता हूं, और अंटार्कटिक वृत्त कौन से गोलार्ध में है? तो 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक महासागर है ना उत्तर में, और अंटार्कटिक का दक्षिण में है। तो 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। समझ गए ना? लेकिन अगर बात करते हैं जो ध्रुव वाला है, इसको क्या बोले थे बच्चे? 90 डिग्री पर था ना, इसको उत्तरी ध्रुव बोले हैं, नॉर्थ पोल। और यहां पे क्या बोले बच्चे? साउथ पोल बोले, दक्षिणी ध्रुव बोले। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताएगा, मैंने कहा था कि सूर्य जो होता है हमेशा, सूर्य बच्चे हमेशा कहां गति करता है? सूर्य या तो कर्क रेखा पर, या आपके कर्क पर, या विषुवत पर, या मकर रेखा पर ही घूमता है। आजकल उत्तरी गोलार्ध, अभी भारत के लोकेशन देखेंगे, आजकल भारत का उत्तरी गोलार्ध में है तो गर्मी है ना आजकल। इसका मतलब सूर्य आजकल उत्तरायण है, मतलब उत्तर में है, मतलब बोलो ना, सूर्य आजकल इधर है बच्चे। सूर्य कर्क से मकर, मकर से कर्क या विषुवत, इधर ही उधर घूमता है। सुन रहे हो? मतलब कर्क के ऊपर या मकर के ऊपर या विषुवत के ऊपर, यहां नहीं जाएगा, इधर नहीं जाता है। अब सूर्य देखेगा बच्चे, माना सूर्य का अगर विषुवत रेखा पर आया है, या विषुवत रेखा के आसपास है, तो विषुवत रेखा पर इसका प्रकाश क्या पड़ रहा है? सीधा पड़ रहा है, तो गर्मी होगी। माना उत्तरायण हो रहा है, तो उत्तरायण हो रहा है तो मकर रेखा, कर्क रेखा पर पड़ेगा, बोलो ना। या दक्षिणायन हो रहा है तो मकर रेखा के आसपास आ रहा है, और फिर कर्क मकर से फिर उत्तरायण होगा, कर्क तक पहुंचा, कर्क से फिर दक्षिणायन होगा, बोलो ना। इस तरह से चलता रहता है। मतलब जब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा आता है तो कर्क संक्रांति, और जब मकर रेखा के ऊपर आता है तो मकर संक्रांति होती है। वो अभी हम बताएंगे दिन और रात की अवधि कैसे होती है। मतलब सुन रहे ना मेरी बात? और जो पृथ्वी देखिएगा, अब बताएगा सबसे ज्यादा गर्मी कहां हो सकती है? फिर कर्क और मकर के बीच में होगी, क्योंकि यहीं पे सूर्य का प्रकाश सीधा लंबवत पड़ता है, और जब लंबवत पड़ता है तो यहां पे याद रखना बच्चे, यहां पे अगर बात करें तो ये आपका कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये आपका ट्रॉपिकल जोन होगा बच्चे, बोलो ना। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण मानी गर्म, क्योंकि यहां सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। तो जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये है तो नीचे भी तो ट्रॉपिकल जोन होगा, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री जहां सूर्य का प्रकाश सीधा लंबवत होता है, वहीं पे बच्चे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं, बोलो ना, जोन मतलब। लेकिन अब सूर्य का प्रकाश इस वाले एरिया में मैं बात करता हूं तो यहां सीधा नहीं जाता, यहां तिरछा जाता है। सूर्य बच्चे तो सूर्य अगर यहां होगा तो तिरछा जाएगा ना, बोलो ना। तो यहां पे ना तो ज्यादा गर्मी होगी और ना ज्यादा ठंड होगी, इसलिए इस जोन को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण मतलब टेम्परेट जोन कहते हैं बच्चे, बोलो ना। कौन सा जोन बोले? ये शीतोष्ण कटिबंधीय, बोलो ना। और नीचे भी कौन सा होगा फिर? ये भाई वही तो एरिया है, शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट जोन हो गया है, बोलो ना। कोई दिक्कत तो नहीं। और आपका जो 90 डिग्री वाले हैं, ये वाले हैं, ये कौन से कहलाएंगे बच्चे? शीत कटिबंध। शीत मानी ये तो बच्चे बर्फ से लदे रहते हैं ना ध्रुव, ये तो बहुत ठंडे होते हैं, तो इसीलिए कोल्ड हो गया। मतलब कैसा हो गया? शीत कटिबंध हो गया। और शीत कटिबंध हो गया तो ये देखिए ना, तो ठंडे गर्म वगैरह वगैरह किस आधार पे हम तय कर रहे हैं? अक्षांश रेखाओं की संख्या के आधार पर। तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? ये तय कर रहे हैं बच्चे, बोलो ना। तो अक्षांश रेखाएं जलवायु, तापमान या मौसम का निर्धारण करती है ना, बोले। यहां तक समझे हो या नहीं? समझ गए ना? चलो, तो ये समझ गए टोटल अक्षांश रेखाएं क्या होती है, कितनी होती, क्या होती है, किसके, है ना,
ये आप देख लेना जोन क्या है कैसा है, और एक कटिबंध भी होते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं विश्व की एकमात्र ऐसी नदी, ऐसी रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है, तो याद रखना कर्क रेखा कहां पे होगी, हमारे यहां पे है 23.5 डिग्री उत्तरी। तो कर्क रेखा को भारत के अंदर, गुजरात के अंदर एक नदी है जिसका नाम है माही नदी, और ये माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार, गुजरात के अंदर। मैं बताऊंगा जब गुजरात पढ़ाएंगे अभी। और ध्यान रखना जो आपकी इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अगर आपसे पूछे एकमात्र नदी, तो कांगो जायरे नदी है बच्चे। बोलो कौन सी नदी है, तो बताइए कांगो नदी किसको 2 बार काटती है, तो कांगो नदी एकमात्र नदी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, कांगो जायरे देश के अंदर, और जो विषुवत रेखा को, इक्वेटर को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। बोलो बच्चे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मकर रेखा, तो विश्व के अंदर एकमात्र नदी मकर रेखा को अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही है, और ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। बोले बच्चे, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है, तो बताइए कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। समझ गए ना मेरी बात। ये नदी मतलब 2 बार काटने का मतलब समझ रहे हो, जैसे गुजरात के अंदर माना ये नदी है, तो ये यूं आ रही थी और ये यूं आती है बच्चे, फिर यूं चले जाती है, तो एक बार यूं काटा, एक बार यूं काटा, है ना, इस तरह से काटती है, मतलब आ रही सम, तो 2 बार मतलब इस तरह से काटती है। तो 3 नदियां याद रहेगा अभी, समझ गए। लेकिन हम कहाँ चले गए, हम तो अक्षांश पर ही चले गए, हमको आपको भारत ले जाना था, है ना, तो आप अक्षांश समझ गए ना पहले। अब देखिए दूसरा क्या था, देशांतर विस्तार। पहले देशांतर रेखा समझ जाएगा, क्योंकि बार बार जिक्र आता ना इसका, तो इसलिए हमें ये चीजें समझना है। अब मैंने बोला ना, मैंने ज़्यादा डीप में नहीं बता सकता हूं, ये तो आपको पता ही है। देशांतर रेखा देखेगा, देशांतर विस्तार की जहां तक हम बात करते हैं, तो याद रखना बच्चे, ये क्या है, ये पृथ्वी है, क्या है ये, और ये आपने देखा था अभी तक क्या था, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, लेकिन देशांतर की बात मैं कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात कर रहा हूं। तो याद रखना यहां पे एक लाइन होती है बच्चे, ये वाली, और यही आपकी कहलाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। बोलो ना, कौन सी रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। समझ गए मेरी बात। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यूं में थी, और देशांतर रेखा कैसे में, यूं में। सुनना मेरी बात, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब अगर मैं देशांतर रेखा के आधार पर बात करता हूं, तो यहां भी 2 गोलार्ध है ना, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया। बोलो ना, बोलो ये कौन सा गोलार्ध हो गया, इधर ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया है, और ये आपका कौन सा हो गया बच्चे, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया है। सुनना मेरी बात। लेकिन यहां पे मैं बात करता हूं देशांतर रेखाएं क्या होती है। देशांतर रेखाएं याद रखना भूमध्य रेखा के लंबवत, भूमध्य रेखा के समांतर नहीं, भूमध्य रेखा के समांतर तो अक्षांश रेखा हो गई है, भूमध्य रेखा के लंबवत मतलब वर्टिकल खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और याद रखना ये है आपकी देशांतर रेखाएं बच्चे, ये है आपकी देशांतर रेखाएं। देखिएगा ये देख रहे हो, समझ गए मेरी बात, ये है देशांतर रेखाएं, ये है देशांतर रेखाएं, सुन रहे हो ना। तो ये देशांतर रेखा हो गई। तो देखा आपने अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसे होती। तो देखिएगा भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कह रहे थे, देशांतर रेखा कह रहे थे भाई, आर्यवसम। अब ये देशांतर रेखाओं की मैं बात करता हूं, जैसे फुटबॉल है, मैंने बॉल रखा, वॉलीबॉल है फुटबॉल, तो बॉल के चारों ओर मतलब इस तरह से, मतलब बोलो ना, ये देशांतर रेखाएं होती है। अब यहां पे ध्यान देना, तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या बात करें, लेकिन टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या अगर आपसे पूछता है, तो टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती है। कितनी होती है, 360। अब याद रखना कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, ये 2 देशांतर रेखाओं का बीच का जो क्षेत्र है बच्चे, इसको क्या कहा जाता है, इसको गोरे कहा जाता है। जैसे 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन या कटिबंध कह रहे थे, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोरे कहा जाता है, समझ रहे ना। लेकिन 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा के पास में सबसे ज्यादा होती है,
और ध्रुवों पर अगर मैं बात करता हूं सबसे कम होती है। कि देखिएगा ये रेखा है, ये यहां से यूं घूमकर यहां आ रही है, बोले ना, सुन रहे हो, और ये भी सारी कहां आ रही है, यहां आ रही है, ये भी यहां आ रही है। तो अगर भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा, दो देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे ज्यादा दूरी कहां पे होगी? इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर, यहां पे बोलो ना। और सबसे कम कहां पे होगी? ध्रुवों पर। तो भूमध्य रेखा मतलब देखिएगा यहां पे देख लो, अब जैसे हम यहां से उत्तर की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो दूरी क्या हो रही है? कम हो रही ना। भूमध्य रेखा से उत्तरी और या दक्षिणी ओर जाते हैं तो भूमध्य रेखाओं के, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। और अगर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो दूरी बढ़ती जाती है, अगर ऊपर से आते हैं तो। इसीलिए सबसे ज्यादा दूरी देशांतर रेखाओं में कहां पे होगी? भूमध्य रेखा के पास। और भूमध्य रेखा के पास दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा के पास बचे 111.32 किलोमीटर होगी। लेकिन अक्षांश रेखाएं तो बराबर दूरी पर थी ना, बोले तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी थी? दो। और देशांतर रेखाओं के बीच कितने हैं? भूमध्य रेखा पर 111.32 और ध्रुवों पर बात करते हैं तो ध्रुवों पर बच्चे 0, सारे मिल रहे हैं एक ही जगह, तो वहां कहां दूरी होगी? 0 किलोमीटर, मतलब समझ गए ना। तो बस देशांतर रेखाओं के बीच में ध्रुवों पर दूरी कितनी होगी और विषुवत रेखा पर कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर। अरे बस। और ये देशांतर रेखाएं अगर मैं बात करता हूं, आपसे पूछा जाएगा कि देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती है, तो देशांतर रेखाएं बच्चे याद रखना, ये हमेशा समय का निर्धारण करती है। बोले किसका निर्धारण करती है? समय का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती है? देशांतर रेखा। समझ गए ना मेरे? और इसीलिए याद रखना, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे हम जीएमटी रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? जीएमटी रेखा का मतलब समझ रहे हो? ग्रीनविच मेन टाइम लाइन, मतलब बोले ना, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ही पूरे विश्व का समय का निर्धारण करती है। भाई जो जीएमटी रेखा है, ये जीएमटी रेखा बच्चे आपको पता होगा कहां से? लंदन के एक जगह है वैधशाला, ग्रीनविच मतलब है ना, वैधशाला से होकर इस रेखा को क्या है बच्चे? गुजरती है या गुजारा जाता है, जहां से पूरे विश्व का समय का मानक निर्धारण किया जाता है। सुन रहे ना? और अगर मैं बात करता हूं विश्व में, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा जो विश्व का क्या कर रही है? समय मानक का निर्धारण कर रही है बच्चे, बोलो ना, सुन रहे हो? तो यही जीएमटी रेखा है, इसी को हम प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं, या इसी रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। बात एक की है। तो समझ गए जीएमटी रेखा क्या करती है? पूरे विश्व का, मतलब इस रेखा के पूर्व में जो भी देश होंगे, जो भी स्थित होंगे, उनका समय हमेशा क्या होगा? आगे होगा। और जो भी इसके पश्चिम में होंगे, वहां का समय हमेशा क्या होगा? पीछे होगा। हम पढ़ते हैं कि भारत का मानक समय जीएमटी रेखा से कितना घंटा आगे है? 5.5। मतलब भारत कहां है? पूर्वी में है, मतलब इसलिए भारत का समय आगे है। मतलब समझ गए मेरी बात? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा, यहां पे माना मैंने कहा ये भारत यहां पे है। कहां पे भारत? ये यहां पे है। सुन रहे हो? अब भारत यहां पे है, पूर्वी में है, तो भारत का समय आगे हो, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बच्चे कि अगर देशांतर रेखा में ही बात करता हूं, ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, बोले ना। और ये आपका अगर मैं बात करता हूं, ये वाला भाग, ये बच्चे अगर बात करता हूं 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, है ना। अब बताइए, आपको अगर इस आधार पे देखता हूं तो अगर टोटल देशांतर रेखा, मतलब यहां भी प्रत्येक देशांतर रेखा 1 डिग्री पर खींची जाती है। मतलब 0 से अगर हम आते हैं ना, तो इधर अगर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। और इधर भी जाएंगे तो 180 डिग्री, मतलब बोलो ना बच्चे। तो प्रत्येक देशांतर रेखा कितने डिग्री पर होगी? बोलो, 1 डिग्री पर होगी, है ना। अभी देखना, अब बताइए, आप देख रहे हैं सर 180 हो गया, 180 ये हो गया, सर ये तो हो गया 360, और एक 0 हो गया 361, और आपने बोला 360 होती बल, हाँ
180 डिग्री एक ही है। माना ये ग्लोब है, क्या है ये? ग्लोब है। अब देखो, अब 3D में बना देते हैं, देखेगा ये है ना, तो ये क्या है? 0 डिग्री। सुन रहे हो मेरी बात? बोलिए। ये दिख रहा हो ना भाई बॉल? बोलो, ये बॉल है, ये ध्रुव यहाँ पे है ना, अब केंद्र। अब ये कितना डिग्री था? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, जीएमटी रेखा देख लो। लेकिन इसी के बैक साइड में पीछे कौन है? ये 180 डिग्री। माना ये है और देशांतर रेखा यूं है, तो ये फ्रंट में आगे कौन सी है? ये 0 डिग्री, और इसी के बैक साइड में ये क्या है? 180 डिग्री। सुन रहे ना मेरी बात? बोलिए। इसीलिए 180 डिग्री मैं इधर खोल के तो 2 बता दिया हूं, लेकिन 180 डिग्री क्या होती है? एक ही है बच्चे ये, क्योंकि इसी के जैसे 0 डिग्री है, इसको अगर मैं फोल्ड करता हूं तो इसी के पीछे आ जाती है, मतलब यूं 180 डिग्री। समझ गए? आपको ये नहीं याद करना है, आपको याद क्या करना है? 0 डिग्री देशांतर रेखा विश्व की समय मानक रेखा है, जो लंदन के वेधशाला से होकर गुजरती है, जहां से पूरे विश्व का समय का निर्धारण होता है। लेकिन 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है? ये इंटरनेशनल डेटलाइन रेखा कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। बोले ना बच्चे? तो इंटरनेशनल डेटलाइन कौन सी होगी? 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि इस तिथि रेखा के अगर पार जाते हैं तो एक दिन का अंतर आ जाता है, एक दिन का डिफरेंट आ जाता है बच्चे इस तिथि रेखा में। समझ गए ना मेरी बात? इसीलिए अगर कभी भी सिंपल पूछेगा आपसे तो बताइए इंटरनेशनल डेटलाइन कौन सी रेखा हो गई है? 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या हो गई है? इंटरनेशनल डेटलाइन। और 0 डिग्री क्या हो गई है? ये आपका अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा, स्टैंडर्ड टाइम जोन, मतलब बोले ना अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा हो गई। समझ गए ना दोनों? अभी मैं अभी बताना अभी नहीं बता रहा हूं, अभी मैं भारत पे जा रहा हूं, जब आपको वर्ड पढ़ाऊंगा वहां पे बता दूंगा। यहां तक समझ गए? तो देशांतर रेखा में कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए, बोलिए। ठीक है ना? अब देखिएगा, भारत का समय मानक अभी बताऊंगा। अब आप बताइएगा, जो पृथ्वी है, आज बेसिक ही बताते हैं आपको सारा, है ना? जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड शेप का है। जियोड माने संतरे के आकार का, मतलब ऊपर नीचे से चपटा है, बीच से फूली हुई है। तो पृथ्वी का आकार किस तरह का है? जियोड शेप का है। जियोड आकार बोलते हैं, गोलाकार मत बोलना कभी भी। अरे बस, अब जो पृथ्वी है जियोड शेप का है, याद रखना। यहां पे पृथ्वी में सबसे पहले ध्यान देना कि पृथ्वी हमेशा जो बच्चे 2 प्रकार की गति करती है। एक तो पृथ्वी घूर्णन करती है और एक पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमण करती है। सुन लेना मेरी बात। मतलब घूर्णन को ही हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण भी कहते हैं बच्चे। कोई दिक्कत तो नहीं? एक ही बात है, रोटेशन बोलते हैं जिसे। और परिक्रमण का मतलब चारों ओर घूमना, रिवोल्यूशन, मतलब दोनों प्रकार की गति करती है। पृथ्वी माना अपने अक्ष पर अगर घूम रही, जैसे मैंने फुटबॉल इसके ऊपर रखा है और वो अपने एक्सिस पर इसी उंगली पर घूम रहा है, तो ये हो गई घूर्णन गति। अगर माना मैं अपने अक्ष पर ही यहीं पे घूम रहा हूं, तो ये कौन सी गति हो गई? ये रोटेशन हो गई, घूर्णन या परिभ्रमण हो गई। लेकिन अगर मैं इस टेबल के चारों ओर घूम रहा हूं तो कौन सी हो गई? रिवॉल्यूशन हो गई, परिक्रमण हो गई। तो पृथ्वी दोनों प्रकार की गति करती है। अरे बस, घूर्णन गति जब पृथ्वी करती है तो याद रखना, इस घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। और अगर परिक्रमण गति करती है तो परिक्रमण गति करती है तो क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं, सीजनल चेंजेज होते हैं। क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेता है, लेती है ना? और पृथ्वी घूर्णन करने में अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक घूर्णन करती है, इसलिए 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। आरी बस बोलिए, 24 घंटे में कितने चक्कर, कितना घूर्णन करती है? अब देखेगा, ये माना सूर्य है। क्या है ये? सूर्य। और ये क्या है? पृथ्वी है। सुन रहे हो मेरी बात? ये पृथ्वी है। अब सूर्य के बच्चे अगर मैं बात करता हूं, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अगर इस तरह से चक्कर लगा रही है तो क्या हो गया? ये परिक्रमण हो गया ना। तो एक चक्कर लगाने में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, क्योंकि एक ग्रह है, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है? 365 दिन। एक साल में एक चक्कर लगाती है। अरे बस,
लेकिन अगर ये अपने अक्ष पर ही घूमती है, घूर्णन करते तो 24 घंटे, 23 घंटे कुछ है, मतलब 24 घंटे मान के चलो आप। अब माना अभी देखेगा पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितना डिग्री झुकी हुई होती है, 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या होती है, झुकी हुई होती है। इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल बच्चे यूं होगा, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, झुकी हुई होती पृथ्वी। अगर झुकी हुई नहीं होगी तो ऋतु परिवर्तन कैसे होंगे, दिन रात कैसे होंगे, दिन रात की अवधि छोटी बड़ी कैसे होगी, तब तो सूर्य का प्रकाश बराबर ही रहेगा, दिन रात छोटे बड़े थोड़ी ना होंगे, बोलो ना। अब देखेगा जो सूर्य के सामने है, यहां तो अभी क्या है, दिन, और बैक साइड में क्या अभी, रात। अब ये घूर्णन करेगी, ये धीरे धीरे सामने आएगा, ये बैक साइड जाएगा, तो यहां पे क्या हो गया, इधर दिन हो जाएगा, उधर रात हो जाएगी, समझ रहे ना, घूर्णन के कारण दिन रात। लेकिन आप बताएगा पृथ्वी 24 घंटे में घूर्णन करती है। अब पृथ्वी 24 घंटे में 24 आवर में घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, बराबर कितना डिग्री घूमती है? अरे एक सर्किल कितने का होता है, 360। अरे 360 नहीं घूमेगा, तो मैं अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूम करके यहीं आ जाऊं तो कितना हो जाएगा, 360। तो पृथ्वी घूर्णन कर रही है 24 घंटे में एक चक्कर ना, एक घूर्णन, तो 24 घंटे में कितना डिग्री घूम गई है, 360 डिग्री, बोलो ना। तो 24 घंटे में जब ये 360 घूम रही है, तो एक घंटे में घूर्णन करती बराबर 360 अपॉन 24, इससे इसे काटोगे 15 डिग्री आ जाएगा। एक घंटे में कितना घूर्णन करती पृथ्वी, 15 डिग्री, बोलो ना। तो एक घंटे बराबर कितना डिग्री होगा, जो दिन और रात होते हैं ना, मतलब दिन रात नहीं, सॉरी, जो मैंने कहा था कि यहाँ का दिन समय आगे है पीछे है, वो इस आधार पे देखना। तो एक घंटे में कितना डिग्री, 15 डिग्री। मतलब माना अगर कोई देश यहां पे है और ये 15 डिग्री पर है, एक देश दूसरा देश पूरब में है, तो बताए वहां का देश का, और यहां जो देश है यहां भी 12 बज रहा है ना, और जो देश 15 डिग्री पर है पूर्व में, वहां कितना बज रहा होगा, एक घंटे है ना, पूरब में है तो आगे होगा। लेकिन इस 15 डिग्री बराबर 1 आवर था, बोले, इसलिए 15 डिग्री बराबर 60 मिनट होगा। भाई बात तो एक ही है ना भाई, एक घंटा बराबर 60 मिनट, तो इसीलिए 1 डिग्री बराबर 60 अपॉन 15 बराबर कितना, 15 चक्कू 60, 4 मिनट। बताइए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 घंटे बराबर, बोलो। अब माना मैंने कहा कि प्रत्येक अक्षांश देशांतर रेखाएं प्रत्येक डिग्री पर होगी, बोले ना। अब माना ये 0 डिग्री, यहां से विश्व का समय का निर्धारण हो रहा है, पूरब में होगा तो आगे, पश्चिम होगा तो पीछे। माना मैं 1 डिग्री यहां से पूरब आ गया हूं तो 4 मिनट आगे हो गया अंतर, 2 डिग्री चले गया हूं तो 8 मिनट का अंतर, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर आता है। तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट का, 15 चौको 60। सुन रहे हो ना मेरे, कोई दिक्कत तो नहीं। इसीलिए यहां पे अगर मैं बात करता हूं, जिस देश का एरिया जितना ज्यादा होगा, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, उससे उतनी ज्यादा देशांतर रेखाएं गुजरती होगी, बोले ना। और जितनी ज्यादा देशांतर रेखाएं गुजरती होगी तो वहां पे उतने ज्यादा समय जोन आ सकते हैं, बोले ना। तो यहां पे ध्यान देना इस समय का निर्धारण करता है, मतलब यहां तक समझ गए। तो आप ये चीज याद रखना बच्चे, ये 1 डिग्री बराबर क्या था, कितना था, ये समय निकालना गया, पूछा जाता सीधा सीधा आप लोगों से। अब देखिएगा, अभी मैं टाइम निकालना नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूं सिर्फ भारत की स्थिति के बारे में। अब देखिएगा भारत की अक्षांश स्थिति बात करें या भारत की देशांतर स्थिति की बात करते हैं पहले। तो जो भारत है, क्या है, भारत है, इंडिया है। भारत की अगर बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत कौन से महाद्वीप में आता है, तो याद रखना भारत एशिया महाद्वीप का एक सबसे महत्वपूर्ण देश है बच्चे। कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में आता है आर्यवैश्य। और एशिया महाद्वीप के अंदर जो भारत स्थिति आ रही है, लेकिन भारत की आकृति अगर पूछा जाता है तो भारत का आकार या आकृति किस प्रकार की है, तो भारत की आकृति बच्चे चतुष्कोणीय है। कैसी है, चतुष्कोणीय। सुन लेना मेरी बात पहले, चतुष्कोणीय आकृति है भारत की, बोले ना। किस आकृति का है भारत, चतुष्कोणीय। लेकिन भारत का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, भारत का एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है बच्चे, बोलो ना। भारत का एरिया कितना है,
32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर मतलब। लेकिन ये जो क्षेत्रफल भारत का है, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर बात करता हूं तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर बात करते हैं तो बताइए विश्व के कुल क्षेत्रफल जो विश्व का अपने में 100% होगा, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर बात करते हैं तो ये बच्चे 2.42% के आसपास आ रहा है। बताइए भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है बच्चे, बोले ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसलिए याद रखना कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। एरिया में भारत का कौन सा स्थान है? लेकिन भारत से बड़ा अगर नंबर 1 पर बात करता हूं तो रसिया या रूस नंबर 1 क्षेत्रफल में है बच्चे। नंबर 2 पे बात करता हूं तो कनाडा नंबर 2 पर आएगा बच्चे। कौन आएगा? कनाडा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि तीसरे नंबर पर कौन होगा, अमेरिका या चाइना, बोलिए। लेकिन याद रखना एनसीईआरटी चेक कर लेना घर पे। किताबें चाइना देती है लेकिन एनसीईआरटी पे यूएस लिखा हुआ है। रूस, फिर कनाडा के बाद अमेरिका देता है बच्चे। क्या देता है ये? अमेरिका देता है। एनसीईआरटी में अमेरिका लिखा लेकिन कई किताबें चाइना देती है। तो याद रखना मैं तीसरे नंबर पे एनसीईआरटी की बात करूंगा तो तीसरे नंबर पे हमने क्या कह दिया? यूएसए कह दिया। आर्य बस। चौथे नंबर पे बच्चे मैंने क्या कह दिया? चीन कह दिया है। 5वें नंबर पे बच्चे मैं बात करता हूं ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। 6ठे नंबर पे बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पर कौन है? हमारा इंडिया है। तो बताइए विश्व के 7 बड़े बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से देख के ना कौन कौन से देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, कैसा है, क्या है, आपने देख लिया। लेकिन मैंने कहा था कि अगर भारत की लोकेशन आपसे पूछे कि भारत कहां पे स्थित है तो भारत की लोकेशन बच्चे जो आपको पता है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। बोलो ना, बोलो। मैंने 4 गोलार्ध बोले थे ना, उत्तर और दक्षिण और पूरब और पश्चिम मतलब। तो देशांतर रेखा 0 डिग्री के आधार पर हम पूरब पश्चिम बोले और उत्तर के आधार पर अगर अक्षांश रेखा के आधार पर बात करें तो उत्तर दक्षिण। तो भारत की जो लोकेशन है बच्चे देख लीजिएगा, ये है, ये आपका 0 डिग्री है और भारत बच्चे यहां पे है। ये बोलो ना, ये उत्तर में है और पूरब में है, इसलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है? भारत स्थित है मतलब, है ना, विश्व के ऊपर है। वो अलग बात है, कर्क रेखा यहां से बीच से होकर जाती है, वो बात की बात है अभी। तो भारत की स्थिति कहां पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। आप समझ गए ना मेरी बात? है बोलिए। अब देखिएगा भारत का अक्षांश विस्तार की जहां तक बात करते हैं, देखिए ये भारत है। क्या है ये? भारत है। और भारत में सबसे पहले याद रखना बच्चे, अगर मैं बात करता हूं ठीक है ना, ये भारत हो गया है। अब भारत में सबसे पहले देखिएगा अक्षांश और देशांतर विस्तार की मैं बात कर रहा था। तो भारत का बच्चे अक्षांश विस्तार देखिएगा, ये अक्षांश रेखा यूं में होगी, बोलो ना। और भारत का थोड़ा ये ऊपर बन गया है, मैं इसको यूं दिखाता हूं थोड़ा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि ये ज्यादा ऊंचा है ना। तो एक आपका ये हो गया है, बोलो ना भाई, अक्षांश रेखा यूं में थी ना, अब भारत उत्तरी पूर्वी में है। तो भारत का अक्षांश विस्तार जो मुख्य भूमि का अगर मैं बात करता हूं कन्याकुमारी से लेकर के और आपका यहां तक जम्मू कश्मीर लद्दाख तक की बात कर रहा हूं, सुन लेना मेरी बात। तो भारत का अक्षांश विस्तार बच्चे बात करता हूं तो यहां पे एक चीज याद रखना, भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, बोले 8 डिग्री 4 मिनट, मिनट यूं लिखते हैं ज्योग्राफी में, है ना। 8 डिग्री 4 मिनट कहां? उत्तरी या दक्षिणी से? उत्तरी से, क्योंकि दक्षिण में तो भारत है ही नहीं, बोले ना। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भाई, तो उत्तरी तो होगा ये भी। तो उत्तरी से, कहीं दक्षिण कर देते हैं कई लोग, गलत मत करना। उत्तरी से यहां तक अगर मैं बात करता हूं 37 डिग्री 6 मिनट, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट कहां तक? उत्तरी तक। तो यह भारत का अक्षांश विस्तार हो गया है। भारत का अक्षांश विस्तार कन्याकुमारी से मतलब जो मेन मुख्य भूमिका है
8 डिग्री 4 मिनट से 8, 9, 10, 11, 12, 36, 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक आपका विस्तार है भारत का। बोलो ना, सुन रहे हो मेरी बात? लेकिन आपको पता है कि यहां पे भारत अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो नीचे एक द्वीप आता है बच्चे, जिसका नाम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। बोले ना? और ग्रेट निकोबार अंडमान का एक द्वीप है, और उस द्वीप पर एक बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु यह है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। बोले इंदिरा पॉइंट, सुना है? इसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इसी को पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमिका तो कन्याकुमारी, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कहां पे है? ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का दक्षिणतम द्वीप जो है बच्चे। बोले ना, निकोबार का। तो ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम। तो ये तो अक्षांश और नीचे हो गया ना थोड़ा, इसीलिए ये अक्षांश जो होगा बच्चे, ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट होगा बच्चे। बोलो ना, 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन मुख्य भूमिका कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट। तो देखो ना, तो भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है बच्चे। बोलो ना, बोलो। प्रत्येक डिग्री पर एक रेखा है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये भारत का विस्तार हो गया। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु बच्चे अब यहां पे होगा ना, यही आपका कहलाता है इंदिरा कॉल। बोले कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा हो गया है? भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल हो गया, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया। बोले ना। और भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कन्याकुमारी तक जो लंबाई है, ये बच्चे याद रखना, ये 3214 किलोमीटर है। कितनी? उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? 3214। और भारत का अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो देशांतर विस्तार होगा, वो देशांतर विस्तार ये है, वो कल बात करेंगे। मतलब गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक भारत का देशांतर रेखा यूं में है ना। बोले तो देशांतर विस्तार तो यूं होगा। बोले तो ये देशांतर विस्तार हम बात करेंगे, और कल हम इसमें भारत का समय मानक भी बताएंगे, भारत की सीमावर्ती देशों के साथ कौन कौन सी सीमा बनती है, किसके साथ है, कौन सा राज्य क्या है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना? तो भारत का सामान्य परिचय हम कल बात करेंगे।